संभालो कहीं बिखर न जाना। फिर वही बात हम कर रहे हैं, लगातार स्वदेश न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अब खुद संभलने की ज़रूरत है। सरकारें अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रही हैं और ऐसा ना हो कि अब ये महामारी अपने पीक को भी ऊपर से पार कर जाए। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि अक्टूबर नवंबर में पीक टाइम आएगा, लेकिन कोरोना का प्रकोप देखते हुए अब तो ये लग रहा है कि ये समय सबसे पीक समय है कोरोना का। तमाम मुद्दे पर बात करेंगे और आज स्वदेश न्यूज आपसे फिर से अपील करेगा। प्रोग्राम शुरू होने के पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज़ सैनिटाइज हाथों को करते रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो बहुत देर होने वाली है। इस पूरे मामले पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में सबसे पहले हम आपको बता दें विवेक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से, और हमारे जो संवाददाता हैं फिरोज, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक जो बात करें कि लखनऊ में कहा जाए कि बीते रोज 10,000 से भी ज़्यादा मौतें का आंकड़ा सामने आया। कुछ तस्वीरें आई थी जो डराने वाली तस्वीरें थी। लखनऊ का जो कहना चाहिए कि शमशान है, वहाँ पर जिस तरीके से आग की लपटें उठ रही थी वो हर किसी का दिल दहला रही थी। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ में जो इस तरीके से एकदम से कोरोना विस्फोट हुआ है, स्थिति अब संभाले नहीं संभल रही, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को खुद कोरोना हो गया है, पूरी बेबाक राय। आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में चूक कहाँ हुई है। फिरोज, अगर बात की जाए आपके उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में केसेस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से ये जो विस्फोट है कोरोना का हुआ है और कहाँ कमी रह गई है प्रशासन से? बात करते हैं जैसे कोरोना ने दोबारा से जो दस्तक दिया है, जिस तरीके से पिछले साल जो कोरोना आया था उसमें लॉकडाउन लगाकर थोड़ा सा काबू किया गया और जनता थोड़ा जागरूक हुई, जनता की वजह से थोड़ा सा रोक लगी। लेकिन अब आकर यहाँ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और वही बात करेंगे सरकार की, तो सरकार से भी कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। लेकिन जहाँ तक बात है जनता की, तो जनता को यहाँ सबसे पहला कदम जनता को यहाँ उठाना है। जिस तरीके से मास्क का लगाना है, उसकी दूरी बनाकर चलना है, कहीं ना कहीं जनता की बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन यहाँ जनता का सबसे बड़ा कदम जनता ने जो पीछे किया, भीड़ लगाना और दूरी का नहीं बनाना, सबसे नई चीज है। मुझे लगता है इस बार इस तरीके से कुछ पालन हो रहा है। आपके शहर की अगर बात की जाए तो क्या आपके शहर के हालात हैं और आपके शहर में क्या लोग इन पूरी ट्रिपल टी का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या जो लोग हैं वो प्रिकॉशन ले रहे हैं क्या इन सब का जो शासन की गाइडलाइन है? मैं बात करता हूँ जनपद संबल की, तो जनपद संबल में भी दिन पर दिन कोरोना वायरस ने एक बड़ा रूप ले लिया है और यहाँ जो दिन पर दिन केसेज हैं बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जनता लापरवाही, जो जनता की लापरवाही है वो सामने आ रही है। लेकिन बात करेंगे यहाँ जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, तो वह गांव में भी और शहर में, नगर में जाकर लोगों के बीच जाकर अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता का पूरा सहयोग मिलना चाहिए उस तरीके से जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और निकल रहे हैं। वहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को एकदम से सख्ती करनी चाहिए, तो वहाँ थोड़ा सा पुलिस प्रशासन अभी पीछे है। केवल एक सहयोग, जिस तरीके से जनता का सहयोग मांग रहे हैं अपील कर करके, और कुछ सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो कुछ आगे आए हैं, जिसकी वजह से कुछ जगह आज मार्केट बंद रहा है। जो व्यापारी हैं उन्होंने आगे आए हैं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए। तो मेन बात यही है कि किसी तरीके से भी जनता अगर थोड़ा सा जागरूक हो जाए और पुलिस प्रशासन अपना दूसरा रुख अदा कर ले, तो हो सकता है कि इस लड़ाई से किसी तरीके से चैन छूट जाए कोरोना वायरस की, तो हम सभी लोग बच सकते हैं, जनता भी बच सकती है, सभी लोग बच सकते हैं। यहाँ एक केवल एक सहयोग की अपील है। उत्तर प्रदेश की बात करें मनोज, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना विस्फोट हुआ है, और एक और बड़ी बात कहें मनोज कि अब जो स्थितियां हैं, अब जो तस्वीरें हैं बहुत डराने वाली आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मनोज, जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ रहा है और पीक पॉइंट देश भर की अगर बात करें तो 2 लाख के ऊपर जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और अब कहना चाहिए कि जो करीब 15 दिन में डबल से ज़्यादा मरीजों की संख्या आ चुकी है, और उसके बाद की बात करें तो हम 3 गुना या 4 गुना पहुंचने वाले। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में भी कह रहे हैं कि संभालो कहीं बिखर ना जाए, खुद को संभालना होगा, परिवार को देखना होगा, खुद को देखना होगा, क्योंकि आपसे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मनोज, हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, हम स्वदेश न्यूज लगातार मुहिम चला रहे हैं कि कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। हम बात कर रहे हैं मनोज आपसे
सीधा सवाल। और सबसे पहले मनोज आप ये बताइए कि हम अब जनता को अवेयर करने के लिए प्रशासन से कहां चूक रह गई, और जनता अवेयर नहीं हो रही है तो क्या कारण है कि जनता अवेयर नहीं हो रही है? विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? विवेक हमारे झांसी संवाददाता हैं। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? झांसी से विवेक बोल रहा हूँ। हाँ जी, जैसे कोरोना टाइम का जो पीरियड चल रहा है, तो झांसी में स्थिति में बदतर होती चली जा रही है। आए दिन 100 से 100 से ऊपर ही केस निकल के आ रहे हैं। इससे बड़ी मुश्किल सामने आ रही है। और जो प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी हर जगह से तैयारी करे हुए हैं और हर तरह से मुस्तैदी करे हुए हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर लोगों को समझा रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और दुकानों पर देखने को मिल रहा है कि भीड़ दिख रही है, उनको सबको मास्क और सैनिटाइज करने का बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आज की पीढ़ी जो जनरेशन है उस चीज को अमल नहीं कर रही है, सिर्फ हल्के में ले रही है। उसका रीजन ये है कि आए दिन केसों में ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि झांसी ऐसी स्थिति है जहाँ से रूरल क्षेत्र पड़ता है और एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकतम किसान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, जिनको सुबह और शाम यानी सुबह मेहनत के लिए निकलेंगे जब शाम को खाने को मिलेगा। इसके बावजूद भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोरोना की मार इससे हद से जा रही है। जो कोरोना काल इससे पहले था उसमें इतना पेशेंट नहीं निकलते थे, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है। और प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बात कही जाए तो पूरी तरह से मुस्तैद है, बहुत तेजी से वहां पर आग उठ रही है और देखा जा रहा है कि वहां पर बड़ी बड़ी आग की लपटें और करीब सैकड़ों की संख्या में जो लाशें वहां जलती दिखाई गई। मनोज जी, कहां चूक रह गई? खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या कहेंगे आपकी? एक मुख्यमंत्री जो काम करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को हालांकि क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से यूपी में अभी कुछ दिन पहले देखा जा रहा था तो महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश हम सब आगे थे, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहां चूक प्रशासन से रह गई है और क्या है ये? अभी चुनाव भी यूपी में हो रहे हैं, पंचायत चुनाव का आज पहला चरण था, तो ये क्या सब जरूरी था कराना आज के इस समय में? मैं पीसीआर से बोलूंगा, फिर से मनोज जी को कनेक्ट करें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ हम जो कर रहे हैं कि संभालो कहीं बिखर न जाना। अब जो जिम्मेवारी है, अब जो कहना चाहिए कि एक ऐसा समय है जहां खुद अवेयर होना होगा, क्योंकि पिछले कोरोना काल की बात करें तो पिछले कोरोना काल में जो कहना चाहिए लॉकडाउन लगाया गया था वो संपूर्ण लॉकडाउन था, लोगों को सड़क पे 2-2 महीने तक आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब अगर देखा जाए जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नेता कह रहे हैं कि नहीं भाई हम व्यापारिक गतिविधियां नहीं रोकने देंगे, मजदूर अलग परेशान हैं, पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, सब जगह से पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। इस कोरोना काल में मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने जो शक्ति पिछली बार दिखाई थी वो इस बार दिखा पा रहा है। हालांकि हमारे साथ हमारे बहुत संवाददाता जुड़े हैं, बहुत सारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मनोज, हम फिर आपके पास आना चाहेंगे। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारी मात्रा में मजदूर पलायन करते हैं। बहुत कहना चाहिए कि मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ पर कहा जाता है कि जो मजदूरों की संख्या होती है वो बुंदेलखंड एरिया से बहुत ज़्यादा होती है। क्या मानते हैं आप कि मजदूरों का जो पलायन वहाँ से हुआ है, पिछले साल की तस्वीरें थी वो विचलित करने वाली थी, इस बार फिर से वो पलायन शुरू हुआ है। अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मजदूरों के लिए जो अपनी रोजी रोटी छोड़कर फिर अपने गाँव में आ गए हैं? बुंदेलखंड की बात करी जाए तो देखा जा रहा है शासन ने मकसदी दिखाई है। तो पलायन जो हुआ था और जो वर्तमान में पलायन जो कर चुके थे कोरोना टाइम के बाद, जो कुछ समय के लिए जो कोरोना में कमी आई थी, तो उसके बाद जो मुंबई, दिल्ली, गुजरात हर जगह गए, उसके बाद वो फिर से तो कोरोना बढ़ने लगा तो वो अपने घर वापस आए। तो स्थिति ऐसी बन चुकी है बुंदेलखंड की, अगर लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन अगर होता है किसी कारण पर, तो कुमारी की कगार पर बुंदेलखंड आ जाएगा। पहले से ही कई वर्षों से बुंदेलखंड कुमारी की कगार पर है। खाने के लिए लाले पड़े रहते हैं, पानी के लिए, पीने के लिए जल भी नहीं होता है यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर। ये स्थिति बुंदेलखंड की बनी रहती है। तो अगर संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो ये दुर्भाग्य रहेगा बुंदेलखंड का कि यहाँ का बच्चा हर किसान मौत के मुंह में जाएगा, क्योंकि कुमारी पूरी तरह से फैल जाएगी
और जो साहूकार लोग हैं, व्यापारिक वर्ग है, इनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसान और मजदूर मुसीबत में होंगे और मजबूर होंगे तो वो गलत काम को अंजाम देने में पीछे नहीं हटेंगे। क्या है, लोगों की जबानी सुनने में मिल रही है। आज की स्थिति बताए तो जो कोरोना की तादाद बढ़ रही है, तो किसानों और गरीबों को मुझे यही निकलना है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन हुआ और काम नहीं मिला और पैसा नहीं हुआ, बच्चे भूखे मरे, तो किसान आंदोलन के साथ साथ उन शेर साहूकारों को भी अंजाम सिखा देंगे, उन व्यापारियों के लिए भी नुकसान पैदा कर देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या शासन प्रशासन के लिए सामने आएगी। अखिल जी आप के पास मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? सवाल दोबारा से दोहराऊं मैं? अखिल जी, जिस तरीके से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कई नेता हैं या फिर बीजेपी के ही नेता कहें, कई लोगों ने उन्होंने कहा है कि कोरोना काल है और जिस तरीके से हीला बहाली की जा रही है, जिस तरीके से वहां पर लापरवाहियां बरती जा रही हैं, कोरोना एकदम से बढ़ा है, पीक बढ़ा है। पहले हम बात करते थे मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ा है, पंजाब में, महाराष्ट्र की बात करते थे, अब उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, कहां चूक रह गई है प्रशासन से? और दूसरी चीज कि अब चुनाव वहां पे हो रहे हैं, पंचायत चुनाव का जो पहले चरण का आज मतदान हो गया, तो क्या कहीं ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर तो नहीं होने वाली है? अब होने वाली है। आप देखिए ना, जो स्थिति लखनऊ की है, यहाँ तक कि स्वदेश न्यूज के जो ऑफिस के कर्मचारी थे वो आज क्वारंटीन हो गए। मैं खुद घर में क्वारंटीन हूँ, मेरे 2 कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं। जितने पत्रकार हैं उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग पा रहे थे। निश्चित तौर पे देखिए, जब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर लिए, ब्रजेश पाठक जैसे लोग हाथ खड़े करके सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि मैं अपने मित्र को एक एम्बुलेंस नहीं बुला पाया, 4 घंटे वेट करता रहा, उसका दम निकल गया, वो आदमी मर गया। अब उन्होंने सरकार के खिलाफ खुद खड़े हो गए कि एक एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच रहा है, हॉस्पिटलों में बेड पूरी तरीके से एक भी बेड खाली नहीं है, चाहे वो सरकारी बेड हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। निश्चित तौर पे पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा गई है। जिस तरह कल वीडियो वायरल हुआ है बैतागुंड धाम का, जिस तरह वहां पर जो कोविड के जो मरीज थे जिनका देहांत हो गया, उन्हें जो अग्नि देना था, उसकी जो वीडियो वायरल हुआ है कि लोग लाश लेके जा रहे हैं, 15-15, 20-20 घंटे वेट कर रहे हैं, वहां की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। उसके बावजूद देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खराब चल रही लखनऊ में। सरकार ऐसा नहीं काम नहीं करना चाह रही, सरकार काम भी कर रही है, लेकिन जब व्यवस्था ही नहीं है तो करेंगे क्या? मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री अखिल जी 2 और बड़ी चीजें मैं पूछना चाहूंगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये जो पूरा कोरोना बढ़ रहा है और चुनाव भी हो रहे हैं अखिल जी, और अभी आज हम सुबह से बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या वहाँ की जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि आज भरपूर हिंसा भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में हुई है पहले चरण के मतदान के दौरान। लेकिन अखिल जी, क्या ऐसे समय में चुनाव इतने जरूरी होते हैं कि जहां लोगों के जान पे बनी हो, लोग जीने के लिए संघर्ष कर रहे हो, तो क्या इतना जरूरी था इस समय में चुनाव कराना? नहीं था, मैं साफ कह रहा हूँ, नहीं था। कि सरकार की बड़ी कमियां हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे बंगाल चुनाव है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, व्यवस्था हो नहीं रही है, बेड की व्यवस्था हो नहीं, पंचायत चुनाव आज पहले चरण में संपन्न हुआ है, ये 2 अभी जो 3 चुनाव संपन्न और होंगे, उसके बाद स्थिति बद से बदतर होगी। जिस तरह आज लाइनों में देखने को मिला है, रायबरेली में देख लीजिए आप, हरदोई में देख लीजिए आप, जिस तरह तस्वीरें सामने आई कि कोविड-19 का गाइडलाइन पालन नहीं करा पाई प्रशासन। जिस तरह लोग भीड़ लगा के लाइन में खड़े होकर वोटिंग कर रहे थे, आगरा में जिस तरह तोड़फोड़ हुई है, बूथ पर जिस तरह घटनाएं सामने आई हुई है, अयोध्या में हुई है, जिस तरह भीड़ बाहर निकल के आई। देखिए, मतदाता जो प्रत्याशी है उसे वोट चाहिए, वो घर के बुजुर्गों को उठा लाए, जो बीमार थे उनका वोट डलाने के लिए लेके बूथ तक पहुंच गए, जहां पर लाइन महिलाएं जो निकल के आई, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, आप देखिए कि तस्वीर को छोटे छोटे मासूम बच्चे साथ में थे। ये सब कोरोना संक्रमित होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन और सरकार होगी। सरकार हाथ खड़े कर लेती कि चुनाव है, हम चुनाव टाल नहीं सकते, स्कूल बंद करना जरूरी था, चुनाव टालना जरूरी नहीं है। पत्रकार सड़क पे मर रहा है, नेता सड़क पे मर रहे हैं, मंत्री सभी फोन स्विच ऑफ कर लिया, सीएमओ ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। लखनऊ की सबसे खराब। 2 और बड़े सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में, अखिल जी, क्या उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है? पहली बात।
दूसरी चीज, अगर पहले चरण के मतदान हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद क्वारंटाइन है, मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव है, अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या विपक्ष इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है कि भाई चुनाव क्यों करा रहे हो? विपक्ष तो डंडा लेके वहां लड़ने के लिए पहुंच रहा है, हिंसा हो रही है, अलग अलग पार्टियां वहां पर जिस तरीके से चुनाव में हिंसा कर रही हैं, और कहा जाए अकील जी कि चुनाव जिंदगी पर भारी पड़ गए हैं, एक चीज। दूसरी चीज अकील, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि स्कूल बंद है और संपूर्ण लॉकडाउन की, हम दो आपसे सवाल कर रहे हैं, एक तो चुनाव और दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन कितने जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए? बहुत जरूरी है। पहला सवाल का मैं जवाब दे दूं, ऐसे एक कहावत नहीं है कि कोरोना अभी तो बच्चा है, अभी वो पैदा हुआ है, इसलिए वो स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए स्कूल बंद कर दो। 18 साल का उसका वोटर कार्ड नहीं बना है, इसलिए वो चुनाव में नहीं जा सकता। जब 18 साल का बालिग हो जाएगा कोरोना, तब वो जाएगा चुनाव में, इसलिए चुनाव भी चलने दो। सरकार प्रशासन का मानना है कि वो बालिग नहीं हुआ है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है लखनऊ की कि लॉकडाउन वाकई लगना चाहिए, जब कैबिनेट मिनिस्टर सरकार का ही कह रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। नहीं हो रहा है क्या? 8 बजे से रात 8 बजे से सुबह 8-7 बजे तक ही कोरोना है, बाकी लोग सड़कों पे है। हाँ, मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद काम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जो योजनाएं हैं उसे सुचारू रूप से चले, उसको लेकर समीक्षाएं कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। अकील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मनोज जी समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मनोज जी, एक सबसे बड़ी बात, अभी मैं अकील जी से वही सवाल कर रहा था, वही सवाल आपसे, कि उत्तर प्रदेश में चुनाव इतने जरूरी थे, कोरोना विस्फोट हुआ है, जो तस्वीरें आ रही हैं भयावह हैं। अगर देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा मौत के आंकड़े पार हो चुके हैं अकेले उत्तर प्रदेश में। तो भाई टोटल लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों लोगों की जान से खेल रहे हो? एक तरफ आप चुनाव कराने में लगे हैं। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से मैं कहूंगा पीसीआर से कि फिर से इनको कांटेक्ट करें, कनेक्ट करें इनको। हमारे साथ अकील जी लगातार जुड़े हैं। अकील जी, लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से हम कोरोना काल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि हमारी टीम के भी कई लोग जो हैं वो क्वारंटाइन हो गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो भी आनी अभी बाकी है। लेकिन अकील जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश सरकार है, कहा जा रहा था कि योगी जी ने जो काम किए पिछले लॉकडाउन में, बहुत बेहतरीन काम किए उन्होंने। मजदूरों के लिए, जो मजदूर पलायन करके आए थे, उनके लिए उन्होंने राशि दी, राहत राशि दी, उनको अनाज दिया। इस बार क्या इच्छा शक्ति में कमी रहेगी? और कहा जाए, उन्होंने एक बड़ी मिसाल भी पेश की थी कि वो कोरोना काल में एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए अपने पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई करेंगे, इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने देश के सामने पेश की थी। तो अब लॉकडाउन लगाने से क्या डर लग रहा है अखिल जी? सही सवाल आपने किया। निश्चित तौर पे उनके पिता का देहांत हुआ, वो मिट्टी में नहीं गए। उन्होंने कहा पूरी जनता, पूरा इस प्रदेश का जो प्रदेश है वो हमारा परिवार है। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत उन्होंने की थी मुख्यमंत्री ने, और इसकी यही वजह था कि पूरे देश में नहीं विदेशों में इसका डंका जरूर बजा था उत्तर प्रदेश का, कि इस तरह कोविड-19 पे पूरी तरीके से सफलता पाई थी। लेकिन जिस तरह लापरवाही बाद में हुई है, मुख्यमंत्री को इससे सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रशासन, शासन और प्रशासन जो है वो जिम्मेदार होता है, उनके अंग होते हैं, उनके हाथ होते हैं, वही काम करते हैं। निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी हुई है। देखिए, जिस तरह पंचायत चुनाव में वोटर, जो प्रधान के चुनाव होते हैं, प्रधानी के लिए एक एक वोट कीमती होती है, और वो उनके जो गांव से लोग जो मामला है विजयलक्ष्मी जी, कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में राजनीति बहुत हो रही है कोरोना को लेकर। अगर कोई भी बात होती है तो भाई की बात कर रहे हैं, तो उधर वो कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि भाई ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो मिलके प्रयास करें। कोरोना काल में इस तरीके की राजनीति करना बहुत जरूरी है क्या साधु जी? राजनीति करना जरूरी नहीं, आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन जो चीजें हो रही हैं, अगर विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन न करे तो उसमें भी आप उंगलियां उठाएंगे कि विपक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है। जो धरातल पर चीजें दिखाई जा रही हैं, जो धरातल पर चीजें होती हैं, उसको तो वो विपक्ष की भूमिका, उसको तो उठाना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश की स्थिति जो भयावह हो रही है कि तो बड़ा आंदोलन कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? ये बात हकीकत है कि इतनी मौतें हो रही हैं कि शमशान में लकड़ियां कम पड़ जाती हैं। बड़ा
आंदोलन क्यों करेंगे भाई? कोरोना का है, हम तो सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हम तो सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि भाई 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ। अरे तो घर से social बात करिए, distancing घर करो। से बोलिए कि इस तरीके से क्यों हो रहा है। मैं इस तरह से, क्योंकि धरातल पर चीजें खराब हो रही है, सरकार पे दबाव बनाइए। नहीं आ रही है शासन, हम तो दबाव बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं दबाव। शासन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। सिर्फ आप टीवी पर प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। धरातल की स्थितियां देख के, बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, जो चीजें लगानी चाहिए दवाइयां नहीं मिल रही है, कई किलोमीटर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। और ऑक्सीजन की, आपने देखा शिवगिरी के अंदर एक पेशेंट जो डेथ बेड पर था, उसकी ऑक्सीजन नहीं उठा ली, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। आपका स्वास्थ्य विभाग पूरा कोलैप्स हो गया। मुख्यमंत्री जी और उनके बिल्कुल मंत्री बिल्कुल, बहुत हृदय विदारक दृश्य था वो, बिल्कुल। तो प्रवचन देने के अलावा मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहे। आपके यहाँ के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके डिस्ट्रिक्ट में रायसेन में माली एक सैंपल ले रहा है, माली जो पौधों को सीखता है वो सैंपल ले रहा है पेशेंट लोगों के। टोकन दिए जा रहे हैं शमशान घाटों पे और आपके कब्रिस्तानों में टोकन से, मतलब वहां भी बेचारे को जो लाश है, जो डेड बॉडी है, वहां भी उसको सुकून महसूस नहीं हो रहा है कि टोकन के माध्यम से लाशें जलाई जा रही है शमशान में। विजयलक्ष्मी जी, आप भी पूर्व मंत्री हैं और आयुष विभाग में आप भी मंत्री रही हैं। विजयलक्ष्मी जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा अहम सवाल है और हमारी पूरी जनता भी, मुझे लगता है पूरा देश ये सवाल जानना चाहता होगा। विजयलक्ष्मी साधु जी, एक बार मुझे बताइए कि पिछली बार जो सरकारें थी कोरोना काल को लेकर बहुत सजग थी, इस बार ऐसी क्या चूक हो गई कि कोरोना इतनी भयावह स्थिति में पहुंच गया है पूरे देश में? मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कहाँ चूक रह गई है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी आपकी कोविड के सेंटर बनाए हुए थे, भोपाल राजधानी को छोड़ के सारे कोविड सेंटर इन्होंने बंद कर दिए थे। ये आपने भी सुना होगा, सारे कोविड सेंटर बंद कर दिए थे। जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में होनी चाहिए जी, आपके टेस्ट नहीं हो रहे थे, चीजें शासन की तरफ से बहुत खराब हो रही थी। और पब्लिक ने भी जो एक वातावरण होना चाहिए कि भाई शासन जो बोल रहा है उसकी गाइडलाइन का पालन किया, कहीं ना कहीं वो भी नहीं हो रहा था। चुनाव में जाके कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। आज ही आप देखिए पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी रैली हो रही है, मोदी जी वहां जाके भाषण दे रहे लाखों की भीड़ में और अपने भाषण में कह रहे देखिए भाजपा की रैली में कितने लोग इकट्ठे हैं, और रात को दिल्ली में आके प्रवचन दे रहे हैं कि हाथ धोइए, 2 गज की दूरी दीजिए। तो देश का प्रधानमंत्री ये कर रहा है कि दिन में रैली आप अटेंड कर रहे हो और शाम को जाके घर से आप प्रवचन दे रहे हो टीवी पर आके कि आप 2 गज की दूरी बनाएं, आप मास्क पहने, आप ये करें, इसी से कोरोना हटेगा। तो ये दोहरी नीति अगर देश का मुखिया ही अगर बोल रहा है, प्रदेश के मुखिया ही अगर बोल रहे हैं, तो फिर ये आम जनता क्या करेगी? सिर्फ आम जो आज स्थितियां बिगड़ी हैं, कहीं ना कहीं जो पिछले बार सुधरी थी, ये आम जनता के द्वारा अपने आप को बचाने के कारण ही लोगों ने ये स्थितियां हुई थी। लेकिन आज स्थिति बहाल हुई है क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया। जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। जी विजयलक्ष्मी साधु जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश लखनऊ से मनोज यादव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके मुख्यमंत्री खुद मतलब पॉजिटिव हो गए हैं, आपके अखिलेश यादव जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, फिर चुनाव कराना इतना जरूरी है कि आप लोग चुनाव करा रहे हैं? हिंसा भी भरपूर हो रही है, आपकी पार्टी के लोग भी वहाँ पे हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी वहाँ हिंसा कर रहे हैं, सब वहाँ पे हिंसा हो रही है, लोगों को घर से लाके वोट डलवाए जा रहे हैं, बच्चों को लाके वोट डलवाए जा रहे हैं। कितना ये बहुत जरूरी था क्या ये सब कुछ करना? देखिए, अगर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें निश्चित की हैं और सरकार उसमें पूरी तरीके से चुनाव आयोग के साथ चुनाव करा रही है, सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर सरकार को लग रहा है कि चुनाव नहीं कराना चाहिए तो तत्काल चुनाव आयोग के तहत तुरंत रोक लगानी चाहिए। और जब सरकार का दिल करे, जब चुनाव आयोग का दिल करे, जब सारी परिस्थितियां, क्योंकि वैसे भी चुनाव। अच्छा चलिए, आप भी एक जननेता हैं, आपको लगता है कि ये चुनाव होने चाहिए अभी? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मांग करता हूँ, आप चुनाव बंद कराइए ना। कौन बंद करा? मेरे कहने से बंद हो रहा है? अगर मेरे कहने से बंद होता है तो मैं आज के आज अभी कैंसिल करा दूं चुनाव। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से आज मर रही है सड़कों पे, जिस तरीके से उसको किसी चीज की व्यवस्था नहीं दी जा रही है, हम उस चुनाव के पक्ष में बिल्कुल नहीं है।
देखो चुनाव आयोग, सरकार, सारी लोग बताए ना कि चुनाव क्यों बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ मैं तो इस बारे में आपके नेता दो शब्द बोल देते, इस बारे में आपके नेता दो शब्द बोल देते कि भाई चुनाव मत कराओ, बहुत स्थिति भयावह है। देखिए, जब चुनाव की तारीखें घोषित की गई थी तब व्यवस्थाएं बिल्कुल बेहतर थी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो लगातार इंतजार करती रही ना कि आप चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, जी, जब बिल्कुल व्यवस्थाएं थी। बहुत अच्छी थी तब हो जाने चाहिए थे, लेकिन कहाँ जी। कराया। तब तो सरकार और कुछ कराती रही ना, कोर्ट खेलती रही, चुनाव को लंबी बनाती रही, टालती रही धीरे धीरे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में थे, उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ता ही नहीं थे। तो ये आप उस बीजेपी से पूछिए ना, जो चुनाव आपसे 2 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, वो चुनाव अब क्यों हो रहे हैं पंचायत के? इसलिए कि पश्चिम बंगाल का उनके कार्यकर्ताओं को जाके चुनाव लड़वाना था, इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्होंने पेंडिंग रखा। और आज जब स्थितियां बनी है तो आप कह रहे हैं कि चुनाव ना हो। अरे मत कराइए चुनाव, हम तो राजनीतिक दल है, जो सरकार और चुनाव आयोग का आदेश होगा उसी का तो पालन करेंगे, हम अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते ना। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से लखनऊ में हालात भयावह हो गए हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश भर की अगर बात करें तो 10,000 से ज्यादा मौत के आंकड़े हैं जो पार कर गए हैं। कई तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जिलों से आ रही हैं, अलग अलग तहसीलों से आ रही हैं, लकड़ियां कम पड़ गई हैं शमशान में। ये स्थिति कैसे बिगड़ गई मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे। आप विपक्ष में वहां बैठे हैं, ये स्थितियां क्यों इतनी विकराल हो गई हैं उत्तर प्रदेश में? जैसे आप अपना चैनल चला रहे हैं, जिस चैनल को जो हेड करता है, अगर वो व्यक्ति चैनल की जगह कुछ और चलाने लगेगा तो आपका चैनल रन नहीं कर पाएगा। ठीक वही स्थिति उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को जनता ने जिन व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपी थी, वो तो पश्चिम बंगाल, आसाम और पता नहीं कौन कौन से, तमिलनाडु और केरल और पांडिचेरी का चुनाव लड़ा रहे थे, और यहाँ उत्तर प्रदेश में हालत बद से बदतर हो रही थी। अधिकारी सुन नहीं रहे थे नेताओं की, नेता सुन नहीं रहे थे मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे थे जनता की। तो आप बताइए कैसे नहीं हालत बदतर हो जाएंगे। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो भयावह स्थिति है, अगर राष्ट्रीय मीडिया हिंदुस्तान का अगर सिर्फ दिखा भर दे जाके, तो आप बता दो कि देश की रूह कांप जाएगी। यहाँ IAS, PPS और IPS तमाम लोगों के घरों पे लोग पड़े हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। मैं आम जनता की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जज आज सुबह जो जज की पत्नी खत्म हो गई, रिटायर्ड जज की, उनको ना तो एम्बुलेंस दी गई, ना ऑक्सीजन दी गई, ना उनको घर से ले जाया गया, यहाँ तक कि उनकी मौत हो गई उनकी पत्नी की, उनको भी जाके एम्बुलेंस लेके उनको शमशान घाट तक नहीं लेने आई। आप सोच सकते हो उत्तर प्रदेश के हाल क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पहले तो प्रचार करते रहे, और अब जो बचा है, अब क्वारंटाइन हो गए हैं, क्वारंटाइन होकर अपने आप को कोविड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, वो क्या कर रहे हैं मैं तो जानना चाहता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश मनोज जी, मुझे लगता है कि देश की मीडिया अब इस समय जो दिखा रही है, निष्पक्ष मीडिया पूरी ताकत के साथ पूरी सच्चाई दिखा रही है, और हम लगातार दिखा रहे हैं, और देश की पूरी मीडिया इसको दिखा रही है कि भाई स्थिति भयावह हो गई है, संभाल लो। और जो हमारा आज का प्रोग्राम है, वही हम प्रोग्राम में भी हम वही बात कर रहे हैं कि अब संभाल लो, क्योंकि अब बिखरे ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मनोज जी, हमारे साथ विजय लक्ष्मी साधो जी जुड़े हैं। विजय लक्ष्मी, मनोज जी 2 मिनट में फिर से आपके पास आऊंगा। विजय लक्ष्मी साधो हमारे पास पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी जी, ऑक्सीजन की कमी हो गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, विपक्ष भी बात कर रहा है, और जाके आपके एक मंत्री पहुंच जाते भोपाल के एक अस्पताल में, वहां पे डॉक्टरों के साथ लड़ाई कर लेते हैं। फ्रंट लाइन बैरियर खड़ा हुआ है डॉक्टर। आज अगर देखा जाए तो संभालने के लिए डॉक्टर खड़ा हुआ है। किसी की मौत हो जा रही है तो डॉक्टर को मार रहे हैं, जो मरीज के परिजन हैं वो डॉक्टर को मारने पहुंच जा रहे हैं। तो नेता क्या कर रहे हैं? नेता भी मार रहे हैं डॉक्टरों को। देखिए, मैं एज ए डॉक्टर, मैं MBBS भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। एज ए डॉक्टर तो बोलूंगी कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, नर्सेस जो भी इस कोरोना में लगे हुए हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए, जितना उनके बारे में बोला जाए, उतना कम है। सुविधाओं के अभाव में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कोरोना पेशेंट रही हूँ, और मैंने इलाज अपना हमीदिया मेडिकल कॉलेज भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में करवाया, क्योंकि मैं वहाँ की पढ़ी हुई हूँ, और वहाँ पर मैंने अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया। मैंने वहाँ 14 दिन रही, हम लोग 5 लोग अफेक्टेड थे। तो डे टू डे की वर्किंग मैंने देखी, नर्सेस की, डॉक्टर की, सुविधाओं के अभाव में वो
अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो भी कर रहे हैं उनके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ पर्सनली। ये ठीक नहीं है कि जो कर रहे हैं काम उनके खिलाफ उनको नहीं करना चाहिए। और आम आदमी जिसको सुविधा नहीं मिल रही है वो उसका व्यक्ति कोई बहुत निकट का परिजन अगर शांत होता है तो उसका गुस्सा तात्कालीन स्वाभाविक निकलना बहुत ही लाजमी हो जाता है कि तत्काल उसका अपना गया है बहुत नजदीक का रिश्तेदार, तो लाजमी होता है उसकी तत्कालीन उसकी रिएक्शन होती है। लेकिन जो शासन है, जो शासन जो पंगु हो गया है, जो व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो गई है, उसके ऊपर ये जवाबदारी होती है कि भाई आप व्यवस्थाएं क्या दे रहे हो। आज डॉक्टर परेशान है, पैरामेडिकल स्टाफ परेशान है, नहीं मिल रहा है, सुविधाएं जो दवाइयां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, पेशेंट परेशान है। तो चारों तरफ से ये जवाबदारियां शासन की कहीं ना कहीं होती है और शासन यहाँ पर बिल्कुल नहीं के बराबर है। सिर्फ भाषण ठोकना चैनलों के ऊपर ये नहीं होता, धरातल पर इनको आना पड़ेगा, धरातल की वास्तविकता को देखनी पड़ेगी। जैसे आपने बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो गए हैं, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों ने स्वयं पिछली जब वेव थी लोगों ने स्वयं अपने आप को बचाया है, शासन की तब भी कुछ वो नहीं थी, तो आज भी शासन कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है। लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं जैसे भी करके, वो छोटी मोटी सुविधाओं में। डॉक्टरों को मैं बिल्कुल बहुत सैल्यूट करती हूँ, सारे पैरामेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल के, अपने परिवारों को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मी जो दिन दिन भर बेचारे सड़कों पर खड़े हैं, उनको एक गिलास पानी भी पिलाने के लिए आज कोई नहीं पहुंच रहा है। जो डॉक्टर हैं वो आज वहां पे पीपी किट पहन के, उनका दर्द देखा जाए तो किस तरीके से था। कई जो पुलिसकर्मी है वो मौत के मुंह में समा गए इस बार, क्योंकि इस बार का जो थ्रेट है खतरनाक थ्रेट है। तो क्यों भाई, हम तो ये कहते हैं कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आप लोग जन नेता हैं, आप लोग पहुंचिए, उनके लिए कुछ करिए, उनको खाना पहुंचाइए, उनको अप्रिशिएट करिए। लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि प्लीज कोई भी जन नेता ऐसे समय में उन लोगों पर जो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां बैठे हुए हैं, हमारे लिए बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। आप भी अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, आप भी अपनी जांच कराने जा रहे हैं, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी सरकार को और उन फ्रंटलाइन वॉरियर को, उस पुलिस को या उन डॉक्टर्स को, या हमारे मीडिया कर्मी भी, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो भी अब बहुत सारे मीडिया कर्मी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, कई मीडिया कर्मियों की मौत हो गई है। विजय लक्ष्मी जी, एक आपकी तरफ से एक अपील मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सबके लिए करें। और हम भी एक मुहिम चला रहे हैं कि कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। लगातार हम इस मुहिम को चला रहे हैं। एक संदेश आपकी तरफ से। एज ए डॉक्टर, एज ए पॉलिटिशियन ये बात कहना चाहूंगी कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे राजस्व के हो, चाहे पुलिस महकमा हो, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें लगे हुए हैं, नगर निगम नगर पालिका के लोगों को बॉडीज दे जाते हैं, उनकी जितनी हम लोग तारीफ करें उतना कम है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर, जब कहीं जगह तो परिवार डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं है, वहां बेचारे नगर निगम वाले डेड बॉडी को दाह संस्कार कर रहे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको सैल्यूट करती हूँ और सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ, और शासन से स्पेशली निवेदन करती हूँ कि धरातल पर आइए, जमीन की वास्तविकता से रूबरू होइए, जमीन की वास्तविकता देखें। और जो ये एक पैंडेमिक, विजय लक्ष्मी जी, आपसे एक सलाह भी, एज ए डॉक्टर आपसे एक सलाह भी चाहूंगा कि विजय लक्ष्मी जी, शासन को क्या सलाह देना चाहेंगी आप? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स एकदम से बढ़े हैं, मौतों के आंकड़े बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप शासन को, प्रशासन को, लोगों को कि किस तरीके से ये कंट्रोल होगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर जो इसमें लगे हुए हैं उनको सुविधाएं दीजिए। जो पेशेंट बेचारा मर रहा है, ऑक्सीजन के बिना मर रहा है, दवाइयों के बिना मर रहा है, इनको सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, बेड की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं करवाइए। होम क्वारंटाइन में आदमी जो क्वारंटाइन है उसको करिए, लेकिन जो सुविधाएं खा रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे दवाइयों की कमी हो, उसको आप करवाइए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एज ए डॉक्टर समझ लीजिए, पॉलिटिशियन अगर आप नहीं समझे, विपक्ष के नेता के रूप में आपको नहीं समझे, तो एज ए डॉक्टर मेरी विनती है शासन से कि मेहरबानी करके सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, उनके हम थोड़ी भी अगर आंसू पहुंच पाए
अपने आप को धन्य समझेंगे। मेहरबानी करके भाषण देने से या फोटो खिंचवाने के बजाय आप धरातल पे आके वास्तविकता देखें, लोगों की दुख सुख में भागीदारी शासन हो, ये मेरी अपील है आपके माध्यम से। बिल्कुल, मनोज जी लगातार जुड़े हैं हमारे पास, समाजवादी पार्टी नेता उत्तर प्रदेश से। मनोज जी, एक बड़ी बात डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु ने कही है, हमारे यहाँ की पूर्व मंत्री थी और बहुत उन्होंने कहना चाहिए कि एक लीक से हटकर एक मानवता से एक जो सवाल का जवाब दिया है, और कहना चाहिए कि पार्टी विचारधारा से भी हटकर उन्होंने इस पूरी बात को रखा है अपनी। उन्होंने कहा है कि उनके जो साथी थे, जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने एक डॉक्टर के साथ अभद्रता की, उसके बारे में स्पष्ट शब्द उन्होंने कहा कि वो इस के पक्ष में नहीं है कि इस तरीके से डॉक्टरों के साथ में किया जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़े हैं, जो हालातों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज जब हालात बिगड़े, देखिए कि इतनी जीवटता दिखाते हैं लोग, विपक्ष में बैठी हैं विजयलक्ष्मी साधु जी, और उन्होंने एक इतना अच्छे जवाब दिया उन्होंने मेरी बात का कि मैं निरुत्तर हो गया उनकी बात का। यहाँ राजनीति नहीं होनी है, यहाँ स्पष्टवादिता वाली बात करनी है। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ, समाजवादी पार्टी क्यों अब इसके लिए सामने नहीं उतरती? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कहती कि ये जो हो रहा है, चाहे लॉकडाउन की बात करें कि लॉकडाउन लगाइए। आपके नेता हैं एक जगदेव सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े थे, सपा के पूर्व मंत्री हैं, उनका कहना था कि भाई लॉकडाउन लगाओगे जनता भूखी मर जाएगी। लेकिन जनता भूखी मरेगी, जनता तड़प तड़प के तो नहीं मरेगी। देखिए, महत्वपूर्ण बात, अभी मैं आपकी डिबेट से पहले R9 भारत से था, तो R9 से मेरी जो बात हुई, जिस तरह मैंने कहा, आप जैसा इस मामले उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़ी है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कहीं तो कुंभ करा रही है जहाँ एक एक दिन में 30-30 लाख लोग आ रहे हैं। सरकार कहीं चुनाव करा रही है जहाँ एक एक दिन में एक एक रैली में 50,000 नहीं लाखों लोग आ रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करा रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार उत्तर प्रदेश में जो काम करना चाह रहा है उसको करने आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो विपक्ष में हैं, आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, मुझे पूरी बात करने में दी। अभी डॉक्टर साहब ने पूरी बात कही एज ए विपक्ष, वही बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो अगर बीजेपी के लोग सुन रहे हैं तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। मैं उनको अब तक का भारत का सबसे महान शासक कहता हूँ। लेकिन भैया, हम आपकी तारीफ तो कर रहे हैं, आप कम से कम जनता को बचा दो, आप जनता को ऑक्सीजन दे दो, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दो, बेड की व्यवस्था करा दो। अच्छा, कौन करेगा? आपका चैनल अगर करने के लिए जिम्मेदार हो तो मैं चैनल से अपील करूं। विपक्ष के पास अगर इतनी ताकत हो कि वो जाके एक हॉस्पिटल खोल दे या पूरी व्यवस्था बना दे तो हम वो भी करने को तैयार बैठे। लेकिन ताकत तो सरकार के पास है। आज जितने भी इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो तमाम शादी घर हो, चाहे एम्बुलेंस, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या आपको बता दो एम्बुलेंस की है। एम्बुलेंस लेने नहीं आती किसी मरीज को। तो मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि सरकार, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां, आप उनको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। तमाम सारे बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, जिनको हॉस्पिटल में आप कन्वर्ट कर दीजिए। सरकार को ही तो करना है ना, समाजवादी पार्टी को तो करना नहीं। समाजवादी पार्टी विपक्ष में रह के आपको सलाह दे सकती है, आपको आपका सहयोग कर सकती है, हम सहयोग करने को क्या है। ये विषय नहीं है राजनीति करने का। न समाजवादी पार्टी इस तरह घटिया राजनीति करती है कि लोगों की मौतें हो रही हो और हम सरकार से सवाल उठाएं। लेकिन ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम सरकार से मांग करें कि सरकार व्यवस्थाओं को बनाए। इसको जो राजनीति समझता है तो मूर्ख है और मूर्खता की पराकाष्ठा कर रहा है। हम किससे सवाल, मैं इमरान खान से सवाल क्यों पूछा? मैं अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल क्यों पूछा? सवाल तो मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही पूछना होगा। तो फिर कौन सही बात है भाई? आप व्यवस्थाएं करिए, आप चुनाव में मत जाइए। चुनाव में प्रधानमंत्री जी पर्याप्त है, गृह मंत्री जी पर्याप्त है। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और जिन क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री है वो वहाँ की जनता की देखरेख करे, जो भी हो अपनी तरफ से वो मदद कर सकते हैं उस मदद को करें। विपक्ष पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए बैठा, क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में खुशहाली मौतों से नहीं आ सकती है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर हमारे देश प्रदेश की जनता रहेगी तभी आपका प्रदेश सुखमय होगा और लोगों के कल्याणकारी काम हो पाएंगे। अब अगर हमारी जनता मतलब रोज हजारों लोग मर रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी तो सरकार की तारीफ भी
नहीं कर सकते। अभी हालात ऐसे नहीं कि सरकार की तारीफ करें कभी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप एक बात का जवाब दीजिए कि हर बात में राजनेता ये क्यों बोलने लगते हैं कि भाई सरकार सरकार सरकार। आपकी भी सरकार है मनोज जी, आपकी महाअघाड़ी सरकार, आपने गठबंधन किया हुआ है सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में। वहां पे मनोज जी सबसे ज्यादा मरीज आ रहे थे देश के, अभी भी लॉकडाउन नहीं लगाया। भाई लॉकडाउन लगाया तो अभी कैसे लगाया सुन लीजिए। लॉकडाउन लगाया तो ट्रेनें चल रही हैं, बसें चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी, लोगों की आवाजाही। मुंबई लोकल की क्या स्थिति आपको पता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो भाई इस तरीके की इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? मैं अकेली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग चुप बैठे हैं। आप लोगों की इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं। आज लोग मर रहे हैं, आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप चुनाव में इन्वॉल्व हो गए हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं एक उपचुनाव होना है कि बाहर के लोगों को जाना बंद कर दिए, उनके कमलनाथ पहुंच रहे हैं, आपके राहुल गांधी बंगाल पहुंच रहे हैं। कर क्या रहे हो? ये इस तरीके की दोगलापन क्यों दिखा रहे हो? अगर विपक्ष में बैठे हो तो विपक्ष की बात करिए ना। बिल्कुल, आपका सवाल सही है। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करता हूँ और उसका जवाब भी मैं चाहूंगा। अगर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जिस तरीके से वहां से मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से नियम कानून बना दिया कि जरूरी सेवाओं को छोड़ के बाकी चीजें नहीं होंगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति में कोई सरकार बनाने के पक्ष में, क्योंकि केंद्र सरकार वो बड़ी बनी हुई है, उसने अब तक कोई गाइडलाइन नहीं दी है और गाइडलाइन होनी भी चाहिए। और लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं इस बात का, क्योंकि पहला जो अभी कोरोना का काल बीता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मनोज जी रोकना चाहूंगा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विजय खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। विजय खेड़ा जी, सॉरी माफी चाहूंगा। विजय खेड़ा जी, सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बिगड़ी क्यों? जहाँ तक दूसरे फेज का सवाल है, ये अकेले उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है। दूसरा फेज विश्व के हर देश में बिगड़ा था। दोबारा जब कोरोना आया था तो ये अपनी शक्ल बदल के आया है। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं डॉक्टर भी हूँ। पूरी दुनिया के हर देश में दूसरी फेज में ऐसा ही हाल हुआ था, क्योंकि म्यूटेशन होके जब अगली बार कोरोना आया तो उसका रेजिस्टेंस आदमी से ज्यादा बढ़ गया और उसकी मॉर्फोलॉजी जो है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक बदल गए, इसलिए उसको काबू करना कठिन हो गया। दूसरी बात, हम लोगों ने उसको बड़ा लाइटली लिया। पहले फेज में मोदी जी ने चाहे कितनी भी विनय अनुनय की हो सबसे, वो मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रोटोकॉल इश्यू करे हिंदुस्तान भर में, लेकिन नेताएं लोग बातों फैलाने से बाज नहीं आए। यही सपा वाले बोल रहे हैं, यही अखिलेश कह रहे थे फालतू की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इनने डिस्करेज किया लोगों को। इसी तरीके से राहुल गांधी ने मजाक बनाया जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन बिल्कुल वही बात मैं विजय लक्ष्मी साधो जी से भी कर रहा था और वही बात मैं मनोज जी से भी कर रहा था। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री हैं विजय लक्ष्मी साधो, उनसे मैं बात कर रहा था। वो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं विजय खेड़ा जी। मध्य प्रदेश की होंगी, मध्य प्रदेश की, सॉरी। हाँ थी, मेरे साथ आईसीसी मेंबर थी। मैं खाली ये कह रहा हूँ, जब एक होने का, एक लड़ाई का था, उसमें क्यों विजय खेड़ा जी सीधी सी बात कर रहे हैं। जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जैसे कि कहना चाहिए कि शमशानों में लकड़ियां नहीं बची हैं, आपका कहना है कि भाई थ्रेट है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं भी कहता हूं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जब कोरोना को हराएंगे तब देश को बचा पाएंगे। लेकिन विजय खेड़ा जी, पैनिक होने की जरूरत है अब, क्योंकि बंगाल में चुनाव आप करवा रहे हैं। हरिद्वार में आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि गंगा स्नान करिए, गंगा स्नान करने के बाद कोरोना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बड़ा, मतलब मेरे लिए बड़ी इज्जत थी योगी जी की, कि योगी जी अपने पिताजी के दाह संस्कार में नहीं गए थे, अब उनको खुद कोरोना हो गया है और वहां पे मस्त चुनाव चल रहा है। अभी आपकी बात नहीं समझा। अगर चुनाव चल रहा है, पंचायत का चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने एक सीमा निर्धारित कर दी थी कि इस सीमा तक आप चुनाव कराइएगा, अप्रैल तक।
सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाए। ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। बंगाल में जिस समय चुनाव घोषित अच्छा, राज्य सरकार ये नहीं कह सकती थी बिशप खेड़ा जी? बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? कि भाई पैनिक फैल रहा है इतने तरीके से। विजय खेड़ा जी, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि भाई जिस तरीके से देश के अभी हालात हैं, आपसे भी नहीं छुपे हुए हैं, हमसे भी नहीं छुपे हुए हैं, लेकिन मैं एक बात ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा के बैठी है बंगाल में। बंगाल के आंकड़े बाहर नहीं आने दोगे आप, क्योंकि सरकार आप केंद्र सरकार में आप बैठे हैं, तो आप आंकड़े नहीं आने दोगे तो वहां कोरोना नहीं फैला। क्या बंगाल में कोरोना नहीं है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम आपका नाम। आप बातें कैसी कर रहे हैं? बंगाल में हमारी केंद्र सरकार से क्या लेना देना? आंकड़े केंद्र सरकार करती है क्या? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ममता बनर्जी आंकड़े करेगी कि हम करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार अच्छा, से लेना देना नहीं भाई साहब। अच्छा, आंकड़ों से या अस्पतालों से केंद्र सरकार का दूर तक लेना देना नहीं चाहिए। वो तो वही आंकड़े होते हैं, वही टेस्ट होते हैं, वो अपने आप रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप जो बंगाल की बात कर रहे थे, हम स्पष्ट कर रहे हैं। एसटीडी हो गई तो आंकड़े कौन देगा भाई? जी, आपके आंकड़े में पूरी देश की पूरी। भाई साहब, मैं आपसे मैडम बोलिए, आप विजयलक्ष्मी साधु जी कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। विजयलक्ष्मी साधु जी पूछिए। नहीं पूछना कोई नहीं। देखो, पैंडेमिक है, ये महामारी बहुत है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन के कारण जो भी हुआ है, लेकिन सिस्टम को सुधारने का काम तो शासन का, प्रशासन का होता है। जब अगर देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया ही अगर ये रैलियां इस तरह की करेंगे, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं ये किसके हिसाब से चलती हैं, क्या हो रही है आज की स्थिति है, संवैधानिक संस्थाएं जो जिस तरह से हो गई हैं और जिस तरह से हुक्म बजा रही हैं, उसमें तो उंगलियां तो उठेंगी। जो चीजें हो रही है धरातल पर, तो उसमें तो उंगलियां उठेंगी, और विपक्ष की भूमिका हम लोग निभा रहे हैं और करेंगे। हम लोग तो उंगलियां तो उठाएंगे नहीं। हाई कोर्ट में मैं जवाब दूं क्या? बात रखिए पूरी आप। विजयलक्ष्मी साधु जी अपनी बात पूरी रखिए। हेलो, मेरा एक सवाल है विजय खेड़ा जी से। विजयलक्ष्मी साधु जी, आप तक बात पहुंच रही है? आप हाँ पहुंच रही, पूछिए आप, पूछिए 1000। हाँ जी पूछिए। देखिए, मैं भाजपा के साथी से ये पूछना चाहता हूँ, अभी बात कही कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाए, तो आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग मालिक है उस प्रदेश का, तो आप उनसे कैसे सवाल पूछ रही हैं और किस आधार पर उनसे सवाल पूछने की बात कर रहे हैं? जो चुनाव आयोग है वो बताए कि क्या स्थिति है। सारा प्रशासन तो चुनाव आयोग के हाथ में है, और ये तेरा ये मेरा करने वाला इस समय नहीं है। परिस्थितियां विकराल है। निश्चित तौर पर बचे हुए चरण के किस तरीके से आप राजनीति कर सकते हैं, इस विषय से हट के बचे हुए चरण पे कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है, पूरे देश में कैसे कोरोना को रोका जा सकता है, इस चैन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। और चर्चा आप कर रहे हैं कि वहाँ पे ममता बनर्जी से पूछना चाहिए। ममता बनर्जी तो एक्टिंग मुख्यमंत्री के रूप में है, तो उनके पास कोई पावरफुल नहीं है कि वो कुछ कर सकती है। वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बताइएगा मोदी जी क्या कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद। दोनों मुख्यमंत्री कहाँ है, उनकी जिम्मेदारी क्या तय की गई थी? उप मुख्यमंत्री क्या आपने बैलेंस करने के लिए आपने बनाया था कि उनके पास कोई पावर भी है कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो मौर्या जी एज ए एक्टिंग मुख्यमंत्री करेंगे या शर्मा जी करेंगे? कौन करेगा? कौन टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहा है? वो तो नहीं पॉजिटिव है ना, लेकिन सब ठंडे रस्ते में पड़ा है क्योंकि बीजेपी को अहंकार है, और जिस सरकार को अहंकार हो जाता है उसको किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मतलब की बात पे आओ, अहंकार फंकार छोड़ो, मतलब की बात पे आओ, कोरोना पे आओ। जवाब मतलब की बात पे आओ। बीजेपी का अहंकार हो गया है और आप लोग और सपा को डिप्रेशन हो गया, ये सब छोड़ो। अरे हमें जिस दिन डिप्रेशन हो जाएगा ना, उस दिन आपकी खटिया खड़ी। अच्छा, तुमको हो डिप्रेशन में, तो व्यक्तिगत कमेंट नहीं चाह रहे, वैसे हो डिप्रेशन में, आपको हो डिप्रेशन। मैं आपकी बीजेपी के लिए बता रहा हूँ, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? व्यक्तिगत ना होइए। मैं सभी से अपील करूंगा कि किसी के लिए कोई व्यक्तिगत ना हो। मैं उनकी बात का जवाब दे दूं मैं।
विजय साधु का भी और इनका भी जवाब दे दूं मैं? आप बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए जी बोलिए बोलिए। हम अभी ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग उसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक्चुअली जिस समय चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय हालात हिंदुस्तान में काफी कंट्रोल में थे और ये लग रहा था कि पहली फेज से हम लोग निकल आएंगे। भले समाजवादी पार्टी के नेता जी। ने अब तक वैक्सीन लगवाएंगे तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम अपनी बनाएंगे जब लगाएंगे। भले ये कह रहे हो, भले सपा ने अपने कैडर को भड़काया हो वैक्सीन के खिलाफ, वो एक अलग बात है। भले राहुल गांधी ने मजाक बनाया हो लॉकडाउन का, वो अलग। विजय साधु जानती होंगे ये बात अच्छी तरह। इनके नेता ने आप ये बात तो मत बोलिए, ये बात तो मत बोलिए खेड़ा जी। राहुल जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने फरवरी में ही बोला था कि पैंडेमिक आएंगे, चुनाव आएगी। राहुल जी ने तो फरवरी 2020 को ही बोल दिया था। कोई व्यक्ति नहीं थे। राहुल जी ने तो 2030 को ही बोल दिया था फरवरी में कि चुनावी आ रही है, चुनावी। लेकिन आपको तो टीवी में प्रवचन देने से फुर्सत नहीं थी। आप बहुत गलत बयान कर रहे हैं मिस्टर। राहुल जी ने तो फरवरी में ही बोल दिया था। आपके चिल्लाने से राहुल गांधी की जुबान बंद नहीं हो जाएगी। जो मनोज जी ने बोला सही है, भाजपा के लोग धरातल पे आ जाओ। कमल और इतना ये देश वो है, रावण का कमल नहीं चला तो आप क्या चीज है? वो देखिए रावण का कमल नहीं चला, धरातल पर आइए और वास्तविकता से रूबरू होइए। राहुल जी ने तो फरवरी में ही चेता दिया था मोदी जी को कि एक पैंडेमिक आ रहा है, सुनामी आ रही है। लेकिन एक बात है खेड़ा जी, एक बात है कि आप लोग जब देश की हालत को बर्बाद करना, जब आप लोग ये नहीं, आपको आप पार्टी हैं, आपसे सवाल होंगे। आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल होंगे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, आप प्रवक्ता हैं तो आप क्यों अलग बात ले जा रहे हैं? राहुल गांधी की तरफ ले गए, चलो ठीक है। राहुल गांधी ने अगर बुराई की थी, उन्होंने मोदी का बोला था कि चलो मोदी का टीका है आपके, लेकिन आप बात करिए ना, मुद्दे की बात करिए। मुद्दे पे करें ना, आप राहुल जी का नाम क्यों ले रहे हैं? बात हो रही है पैंडेमिक की बात करिए। इनकी सरकारें हैं, इनकी प्रदेश में सरकार है, इनकी देश में सरकार है। ये शासन का काम है कि वो दिखाए कि इस महामारी में वो करना क्या चाह रहे हैं, वो व्यवस्थाएं क्या दे रहे हैं, वो सिस्टम को क्या संभाल रहे हैं। अगर आपकी सरकार नहीं है तो इसका मतलब आप जनता के खिलाफ जाएंगी। हमारी तो सरकार थी, आपने संवैधानिक संस्था को प्रजातंत्र का गला घोटा है। हमारी तो सरकार जनता ने, हमारी तो सरकार थी, देश प्रदेश जनता ने चुन के भेजा था। आपकी जो आज की सरकार है वो सौदागरों की सरकार है, वो खरीदी हुई सरकार है। हमारी तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, लेकिन सौदागरों की सरकार बनाई है। सौदागरों की सरकार है वो तो ऐसे ही काम करेंगे, वो थोड़ी देखेंगे बिगड़ना है तो बिगड़े। लड़े थे ना, आप देखती रहिए, खड़ी रह गए राहुल गांधी और आप दोनों, सारे हार गए आपके। आप बकवास मत करिए, आप अपने नेता को देखिए। जनता ने चेहरा दिखाने लायक नहीं तो आपको जनता ने चेहरा दिखाने लायक आप प्रवचन पब्लिक की भीड़ में कहते हैं कि देखिए भाजपा की रैली में कितने लोग आ रहे हैं। आप हमारे नेता हमारे फरवरी में ही बोला था आपका कोई पैंडेमिक आ रही है, सुधर जाइए। लेकिन आपको तो अपने आप को प्रदर्शित करना था, अपने आप को दिखाना था। आपको तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बहाना करना था। इस तरह की बकवास आप करिए। ये तो हम लोगों ने हमारे नेता ने आपको पहले ही बोलने को मिला है क्या? विकास से साधु जी आपको बहुत दिनों में बोलने को मिला क्या? कई महीनों के बाद बोलने को मिला क्या आज माइक पर? अभी बोलने को मिला नहीं तो क्या मिस्टर, मैं तो खानदानी हूँ। थोड़ा सुनने की दम रखो। मैंने विजय खेड़ा जी मुद्दे से मत भटकिए। आप मुझे तो बोलो ही बात। आप पता नहीं एंकर साहब कौन भी बोल रहे हैं, आपका नाम तो मुझे पता नहीं। जो चश्मा जो आप अगर आप बोलने को बीजेपी का है तो बोल रहे हैं, तो वही हमारा जवाब दे। नरेंद्र वर्मा नाम है और मैं स्वदेश न्यूज का प्रबंध संपादक हूँ। शिव खेड़ा जी, नेता की बुराई नहीं सुन सकता मिस्टर। आप मुझे जवाब देंगे नहीं। 3 लोगों का जवाब अकेले बीजेपी को देना है, असली जवाब मुझे देना है। जी लेक्चर ये दे रही है आधा घंटे से, आप इनको चुप नहीं कर रहे हैं। विजय खेड़ा जी बोलिए। आप तो पर्सनल जा रहे हैं।
आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप पर्सनल चले जाते हैं, आप राहुल गांधी पे चले जाते हैं, तो आप बात का जवाब दीजिए ना। आपके पास नहीं, बात का जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं कहने को। ये तो सिर्फ सोनिया जी ऐसी, राहुल जी ऐसे, इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। मैं चुप हो जाऊं तो बता दीजिएगा। बोलो आप। हाँ विजय खेड़ा जी बोलिए, चुप हो गई हैं वो, बोलिए आप। ये देखिए, ये हाँ बोलिए। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड फेज जब आया है हिंदुस्तान में, तो ये सेकंड फेज इंग्लैंड में भी आया, फ्रांस में भी आया, अमेरिका में भी आया, चाहे पूरी दुनिया का जी। पता नहीं जहाँ नहीं आया हो। तो वो सेकंड फेज में भी जब इतने बुरे हालात हो गए, हम शुरू से कह रहे थे कि ये सरकार जी। नहीं, सरकार, जनता और प्रशासन और अपोजिशन भी हो, जो भी लीडर्स हो, जहाँ भी हो, इन सबको एकजुट होकर लड़ने का समय था, राजनीति करने का नहीं। अब लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टरों की बुराई कर रहे हैं। डॉक्टर ने मरीज नहीं हुआ। भोपाल में अभी एक डॉक्टर को मध्य प्रदेश में भोपाल में कांग्रेस के विधायक ने इतना रुलाया कि इस्तीफा देके टीवी पे रो के इस्तीफा देके भाग गया। यही हालत दिल्ली की भी हो रही है। डॉक्टर्स लोगों को उसमें विजय लक्ष्मी साधो जी ने बेबाकी से कहा, और एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी चीजों के पक्ष में नहीं हूँ। डॉक्टर मैं भी हूँ, सीएमओ मैं भी रहा हूँ, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ कुवैत जनरल अस्पताल का, कुवैत में ऑन डेपुटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर मैं भी हूँ और मेरा बेटा जी। छोड़ दीजिएगा ये बात है, हम सब डॉक्टर हैं, पांचों लोग। जी जी। बेटा बहू एम्स में जी। है सारे। तो वो ये मुझे न समझाए, विजय साधो को मैं जी। अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भले न जानती हूँ। जी। मध्य प्रदेश से ही एलसीसी मेंबर था मैं जी। सागर से, कांग्रेस में। जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये समय जब बिजली का एक आप कांग्रेस में थे पहले, आप कांग्रेस में थे पहले। जी हाँ, मैं कांग्रेस में था। मैं डॉक्टर सेल का ऑल इंडिया अच्छा, आस्थाएं बदल गई आपकी। चलिए, तो फिर आसानी बदल गई। आप लोग बाद में मैं दोनों जन को आपस का एक दूसरे का नंबर दे दूंगा, आप आपस में बात कर लेना। अभी हम डिबेट करें और मुद्दे की बात करें। वर्मा जी इन्हें बताइए, मैं गांधीवादी हूँ, जहाँ गांधीवाद है वहाँ रहूंगा, जहाँ जनता है वहाँ रहूंगा। आपकी तरह बिकाऊ नहीं हूँ। मैं सत्ता में लात मार के आया था। पार्टी तो गांधी जी को तो उपयोग करती है ना, जब जरूरत होती है उपयोग कर लेती है, और जब जरूरत नहीं होती तो अभी नहीं आया। वो तो हम जानते हैं, इसलिए आप ऐसे करोगे। अरे एक सेकंड सुन लो, लगता है आपके कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सत्ता पे कांग्रेस में लात मार के बीजेपी में आया था। बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब जब मैं आया था। ये बिकाऊ लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे बहुत हैं। बढ़िया भाषा बोल रहे हैं। एक पार्टी जिसने इस देश को आजाद दिलाया, उसको लात मारने की आप बोल रहे हैं, तो आपके संस्कार समझ में नहीं आ रहे हैं। खेड़ा जी, कांग्रेस कहाँ है? वो कांग्रेस का अब तक दिग्विजय वाली कांग्रेस है, बिकाऊ बेईमान। वो तो आपके संस्कार समझ में आ रहे हैं। इस तरीके की बातें मत करिए खेड़ा जी, इस तरीके की बातें मत करिए। तो ये ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया। I'm sorry, मैं ऐसे संस्कारी आदमी के साथ I'm really sorry. I'm really sorry. आप अगर जैसे डिबेट मुझे ठीक है जी मैडम, वैसे भी समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा विजय खेड़ा जी आपसे भी, और विजय लक्ष्मी साधो जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोज जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, राजनीति की बातें होती रहेंगी और ये बातें भी होती रहेंगी कि किस तरीके से पैंडेमिक को रोका जाए। लेकिन अभी जो देश की स्थिति है वो भयावह स्थिति है, और हम भी कहेंगे और लोग भी कहेंगे अभी समझ जाओ वरना बिखर जाएंगे। और एक और बड़ी बात यहाँ पे मैं कह देना चाहूंगा लोगों से कि ऐसे राजनेता कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति अपनी खो रहे हैं, और इच्छा शक्ति खोने के चलते इस तरीके से कोरोना जो फैला है, और देश के लिए अगर कहा जाए कि कोरोना अब बहुत बड़ी समस्या बन गया है, तो मैं अपील करूंगा, सभी राजनेताओं से अपील करूंगा, सभी सरकारों से अपील करूंगा, और स्वदेश न्यूज की तरफ से मैं अपील करूंगा कि प्लीज समझ जाओ। पब्लिक से भी अपील करूंगा, प्लीज समझ जाओ, स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है, और अगर हम आज नहीं संभले तो आगे स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण से निकल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है, संभल के रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रखिए, और 2 गज की दूरी बना के रखिए। ट्रिपल टी को अपनाइए। प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं ट्रिपल टी को, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट। सरकारें इस बात पे अमल करें, और सबसे बड़ी बात है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए अमूल्य होता है। इस पूरी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।